कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, लेकिन अगर उसी दौर में कोई बच्चा डर, तनाव या भावनात्मक चोट झेल जाए तो उसका असर उम्र बढ़ने के बाद भी साथ रहता है। आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ है डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जिनके पास है 40 सालों का अनुभव और एक गहरी समझ इंसान के मन की। आज वो बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता, शिक्षक और समाज के लिए समझना जरूरी है। घायल बचपन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। डॉक्टर शर्मा बताएंगे कि बचपन के घाव केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी लगते हैं। कई बार ये घाव चुप रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के आत्मविश्वास, व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से व्यवहार के पीछे छुपा हो सकता है कोई गहरा डर, कैसे बच्चों की भावनाओं को समझा जा सकता है बिना उन्हें जज किए, और कैसे एक सुरक्षित, भरोसेमंद माहौल देकर हम उनके अंदर के उस घायल बच्चे को फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हैं। क्योंकि बचपन अगर टूटा हुआ हो तो बड़ा होना भी आसान नहीं होता। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा के साथ एक जरूरी बातचीत, घायल बचपन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। बहुत ही संवेदनशील विषय के साथ आज हम हाजिर हैं बॉक्स एफएम में। घायल बचपन, घायल शब्द ही अपने आप में काफ़ी है एक्सप्लेन करने के लिए। और बचपन जो सबसे नाजुक जिसको कहते हैं मोड़ होता है जीवन का, तो घायल और बचपन दोनों अगर साथ हो जाएं तो निश्चित रूप से उसका भविष्य में बहुत असर पड़ने वाला होता है। बॉक्स एफएम में मैं हूं मुकुल, मेरे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा। और ये क्रम जो हमने शुरू किया था, शायद जून में किया था, तो लगातार चल रहा है। बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, जो इसके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, डॉक्टर साहब की बातों को जीवन में उतार रहे हैं। तो आज आ जाते हैं हम, घायल बचपन कंसीव कैसे किया डॉक्टर साहब आपने ये टॉपिक? मुकुल जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को नमस्ते। और अब देखिए, बचपन का प्रभाव जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये तो पूरी लाइफ पर पड़ता है जी। कई बार हम सोचते हैं तो बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बच्चे के सामने यदि कोई घटना होती है तो वो बच्चा उसको भूलता नहीं है। उसका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है ना, कितनी बातों को ज़िंदगी भर अपने साथ कैरी करता है जी। क्योंकि बच्चे का जो परसेप्शन होता है वो बड़ों के से कोई सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका ब्रेन बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा होता है। तो वो चीज़ों को पकड़ता है और चीज़ों को याद रखता है लंबे समय तक जी। तो बचपन की चीज़ों को हम हल्का लेकर के नहीं देख सकते, क्योंकि शरीर और मन का जो विकास है ना, वो मैक्सिमम बचपन में ही हो रहा होता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको सदा हमें ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों की अपब्रिंगिंग में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सोच का विषय होना चाहिए। बहुत पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था, झुलसता बचपन। बचपन रहा ही नहीं, बूढ़े बच्चे कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अशोक चक्रधर ने किताब भी लिखी है, बूढ़े बच्चे। बचपन झुलस रहा है उनका, चाहे वो गरीबी के कारण हो, चाहे पढ़ाई के कारण हो, चाहे शोषण के कारण हो, चाइल्ड मैरिज का कारण हो, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आजकल एक और नया जुड़ गया है पिछले 20, 25, 30 साल से जी, महत्वाकांक्षाएं। पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो गई हैं बच्चे को लेकर के कि वो एक बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है। और दूसरा एक होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर परिवार का चेंज हो गया ना, तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। परिवार का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको हम छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि मदर फादर दोनों है वो जॉब में रहते हैं। तो वो दोनों जब जॉब में रहेंगे ना, तो फिर नेचुरली बच्चा नेग्लेक्ट होता है, और वो नेग्लिजेंस की वजह से कई बार बच्चों को इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक घटना हुई जयपुर शहर में, एक स्कूल में बहुत छोटी क्लास की बच्ची छत से कूद पड़ी। वो जो कारण
पब्लिकली आए वो ये आए कि टॉर्चर। एक और थ्रिलर मेरे ही मित्र की बिटिया के साथ हुआ कि एडवेंचरस दीवार में 20वीं तल्ले पे जाके छत जो होती है वो जो एकदम जिसमें आम आदमी आता जाता नहीं है, वहाँ पे दीवार पे चलना और वीडियो रील बनाना, एंड शी स्लिप्ड छोटी एज में 12-13 साल की। सो ये बहुत सारी घटनाएं एक अलग दिशा बता रही हैं कि बच्चा इतना टॉर्चर हो जाए कि छत से कूद जाए। देखिए मुकुल जी, घटना विशेष का तो हम एक्चुअल में यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं जी। और पब्लिक परसेप्शन और ट्रुथ है वो दोनों अलग चीज़ें। बहुत बढ़िया। पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है और जो ट्रुथ होता है उससे बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि वो पब्लिक तो परसीव करती है जी। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम आती हैं वो किस तरह की आ सकती हैं। जैसे एक ट्रॉमा हुई बचपन में। अब ट्रॉमा से मतलब क्या है? ट्रॉमा का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जो आपके मानस पटल पर जीवन पर्यंत के लिए, और वो मतलब एक तरह की स्टैंपिंग हो जाए, एक तरह से वो टिक गई, उस पर छप गई वो चीज़ें, वो रियल ट्रॉमा उसको कहते हैं। और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या बात है। तो ट्रॉमा यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो आपके व्यक्तित्व में एक विकार पैदा हो जाता है और वो विकार को निकालना, उस विकार को, बहुत आसान काम नहीं है। और जो ट्रॉमा या जो कहते हैं ना घायल या जो चोट लगती है, तो वो चोट किस तरह की हो सकती है? वो शारीरिक हो सकती है, वो आपके भावनात्मक हो सकती है, और वो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका मनोविज्ञान है, जैसे आपका मन है, उसमें कई बार ऐसी चोट लग जाती है। अब ये भावनात्मक चोट और मनोवैज्ञानिक चोट में कोई बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, तो हम ब्रॉड तरह दो ही रख सकते हैं कि शरीर की चोट और मन या भावना की चोट। चाइल्ड अब्यूज शरीर की चोट और मन की चोट दोनों होते हैं, वो सब मिलके होते हैं। देखिए एक चीज़ कुछ भी नहीं होती है। बच्चों में कहीं ना कहीं जो बच्चे पे चोट लगती है तो वो थोड़ा बहुत फिजिकल भी उसमें रहता है, फिजिकल असॉल्ट भी उसमें रहती है। जैसे बच्चे का कान मरोड़ देना, उसको ज़ोर से अचानक थप्पड़ मार देना, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसको धमकाना, तो डायरेक्ट आप फिजिकली हिट मत करो, लेकिन बच्चे को आप इस तरह से धमकाते हो कि उसकी जो व्यक्तित्व में वो भय जो है ना, वो ज़िंदगी भर बना रहता है, बच्चा उससे बाहर नहीं आ पाता। क्या बात है। तो वो सब क्या है कि इसको, अच्छा हम लोग इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, बच्चा ही तो है। देखिए मेरे पास एक बच्चा आया, तो वो उसको लोग कहते हैं साहब इसका ये आदमी हर तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन ये चरित्र के मामले में स्लिपरी है जी। तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि बचपन में उसने अपनी मदर को किसी दूसरे आदमी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया जी। और वो उसको भूल गया, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं निकली। अब वो क्या है कि वो उसमें एक रिवेंज की फीलिंग है कि मैं बहुत सारी महिलाओं के चरित्र को ख़राब करूं, और वो उससे निकलना चाहता है जी। और जब वो मेरे पास वो व्यक्ति आया तो उसकी जो एज थी वो कोई 50+ थी, 60 के पार भी हो सकते हैं, मेरा भी ध्यान नहीं आ रहा, कई साल पुरानी बात है। तो वो कहते हैं मेरी पूरी उम्र निकल गई, ये चीज़ मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। ओह माय गॉड। और मैंने कहा तब आप कितने साल के थे? तो वो हार्डली शायद 5 या 6 या 7 साल का बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। तो इन चोट को जब हम देखते हैं तो ये इनके बड़े लंबे प्रभाव पड़ते हैं उसके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर। इसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं, इसको भावनात्मक ट्रॉमा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसको कोई गुस्सा नहीं आया, उसने उस चीज़ को बहुत बुरा माना भी नहीं, क्योंकि बहुत छोटा था वो। लेकिन जो बड़ा और उसको चीज़ समझ में आई तो उसकी साइकोलॉजी पे हिट किया। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मदर से कोई नफरत करता था या कोई उसने वायलेंस किया, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी दूसरी महिला को देखता तो वो चाहता था कि मैं किसी न किसी तरह से और इसके कैरेक्टर को ख़राब करूं, सो दैट सारी दुनिया एक सी हो जाए। एक साइकोलॉजिकल इसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। और फिजिकल ट्रॉमा तो मान लो किसी की पिटाई हो जाती है तो फिर उसमें रिवेंज की फीलिंग रहती है। जैसे हम पढ़ते हैं, अभी मैं अपने गांव गया तो वहाँ एक संस्कृत के टीचर थे मान लो,
उन्होंने बच्चों को धमका दिया कि तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। अब बच्चे एक तो डर गए गांव के, वैसे पास हुए भी नहीं, उन्होंने शायद किया भी नहीं होगा, जो भी हुआ, लेकिन वो बच्चे अभी भी ग्रज खाते हैं क्योंकि इस आदमी की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। हालांकि संस्कृत कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो बच्चे वैसे भी एक एज होती है कि स्कूल से मुक्ति पाना चाहते हैं, और उस समय यदि कोई टीचर उनको ऐसी बात कह दे तो फिर वो उनके दिमाग में बैठती है। और जो बड़े होते हैं तो लगता है यार ये आदमी जो है ना, ये उस समय नहीं होता तो हम क्या पता निकल जाते आगे। ग्रेट। स्पोर्ट्स में कोचेज बच्चों के साथ अगर अन्याय करते हैं तो वो भीतर एक रिवेंज बहुत रहता है। स्पोर्ट्स में क्यों कॉम्पिटिटिव है, एक बच्चे से आपने पार्शियलिटी कर दी या एक बच्चे को आपने फिजिकली हिट कर दिया, या कई बार देखो इन गेम्स वगैरह के अंदर सेक्सुअल अब्यूज, इसको हम ओवरलुक करते हैं। समाज इस पे बात नहीं करता। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र कह दें, कोच हैं, तो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी उनकी बिटिया, नेशनल लेवल पे बराबर एशियन टूर्नामेंट्स में भी गई। अचानक उसके साथ कोई जहाँ भी वो कोचिंग के लिए एडमिट थी सरकारी, उसमें वहाँ पता नहीं क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन शी स्टार्टेड रिएक्टिंग लाइक एनीथिंग कि इस खेल का तो नाम ही मत लो मेरे सामने। जहाँ एक बच्चा 12-12 घंटे खेल रहा है, वो उस खेल से नफरत करने लग जाए तो माँ बाप दोनों ही नहीं समझ पाए कि भाई कारण क्या हुआ है, किस कोच ने ऐसा क्या कह दिया, क्या इसमें जो मैंने बताया था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। मतलब उसमें एक तो जैसे डायरेक्ट फिजिकल असॉल्ट हो, जैसे बहुत ज़्यादा मारपिटाई हो, इस तरह की कोई भी फिजिकल असॉल्ट हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो या मेंटल टॉर्चर हो, तो उस टॉर्चर की वजह से जो इम्प्रिंट बनता है ना, तो उसमें जो आप जैसे आपने कहा ना कि उसका गेम का वो नाम ही नहीं सुनना चाहती थी वो जो प्लेयर थी, तो वो सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होता है, ये सब उसी के अंदर होता है जी। मतलब वो उसी की फीलिंग उसमें रहती है बाद में जी। वो फिर उसका नाम लेते ही गुस्सा आता है क्योंकि वो एक तरह से उस पर एक तरह का असॉल्ट हुआ कोई न कोई तरह का, तो उससे एंगर पैदा होता है। बहुत खूब। तो ये जो घायल जो हमारा मन होता है उसका सबसे बड़ा क्या है, जब आपकी कोई हिम्मत नहीं है कुछ करने की तो आप क्या कर सकते हो, गुस्सा करोगे आप। सो आ जाए एस्पेक्ट्स पर, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाल मन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। जैसे एक तो हो गया अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, या कोई गाली देता है बड़ा आदमी बच्चे को बार बार तो वो पिंच हो सकता है, फिजिकल कोई घटना ऐसी हो जाए जो हो सकता है, एक्सीडेंट कोई हो जाए। देखो होता क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी। हम बहुत बड़ी घटनाओं की चर्चा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो रूटीन में नहीं होती, वो मान लो 1000 में से एक के साथ होती है। कॉमन क्या होती है, बच्चा खेलता खेलता अपने फादर के पास आया, उसकी इच्छा है कि मैं 10 मिनट फादर से खेलूं। फादर अखबार के अंदर है या कोई टीवी है या कोई इलेक्शन न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं या शेयर बाजार में लगे हुए हैं, बच्चा आता है वो कुछ करता है, वो बच्चा फादर खट से उसको बिना सोचे थप्पड़ मार देता है या जोर से डांट देता है, तुम क्या समझते हो, बच्चा कांप जाता है। वो एक इंसिडेंस हो बोले लाइफ के अंदर, हो सकता है कि वो बच्चा उस दिन के बाद से अपने फादर से जीवन पर्यंत नफरत करे। इसलिए कई बार हम सुनते हैं कि वो बच्चा है बड़ा होकर के वो रिवोल्ट किया, फादर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता या मदर की इज्जत नहीं करता या बहन भाई की इज्जत नहीं करता, बाहर ठीक रहता है घर में आते ऐसे करता है, वो एल्कोहलिक हो गया क्योंकि उससे निकल नहीं पाया। तो बहुत छोटी घटनाएं देखने में तो रूटीन होती है, हमारे घरों में होती है, लेकिन कई बार इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अब हमें नहीं पता कि हम कौन सी हमारी डांट है वो ख़तरनाक हो सकती है, तो हमें डांट भी बिल्कुल सोच समझ के बच्चों को डांटना चाहिए। पहले उसको प्लान करके, उसको ठंडे दिमाग से डांटने की बजाय ऐसा अंदाज हो कि थोड़ी लैंग्वेज स्टर्न हो लेकिन समझाना ज़्यादा हो उसके अंदर। आउटराइटली एंग्री हो करके डांटने की बजाय आप थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे के अंदर बच्चे को समझा सकते हो, 5 बार समझा सकते हो, 4 बार। भाई देखिए होता क्या है, इस धरती पे माँ बाप बनना चुटकी का काम है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको चपरासी बनना है तो भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ड्राइवर बनना है तो भी, आपको रसोईया बनना है तो भी ट्रेनिंग लेनी है। माँ बाप बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आपको पेरेंटिंग सिखाता ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत गजब। पेरेंटिंग सिखाते नहीं है, पेरेंटिंग का पता ही नहीं है हमें। हमारे पास न फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, न हमारा करियर सेटल्ड होता है, न हमारे अंदर वो समझ होती है बच्चे को कैसे पालेंगे, न हमारे पास साधन होते हैं। भाई आजकल जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं जी। अभी मेरे पास एक बड़ा
इंटरेस्टिंग किस्सा एक मेरे पास आया, वो बता रहे थे उनके फ्रेंड का बेटा है वो। तो वो क्या हुआ कि माँ बाप दोनों अच्छी जगह जॉब करते हैं, तो मम्मी थक के आई, बच्चा रोने लग गया, उठाया गाने वाला वो पकड़ा दिया, वो गेम्स वाला, वो तू देख ले थोड़ी देर ये। और वो तो देखने, बच्चा छोटा सा 2.5, 3, 4 साल का होगा, उसको शुरू से ही सिखा दिया। ऐसे वो फादर आए थके हुए, बच्चा खेलेगा दौड़ेगा पापा पापा करेगा, उन्होंने फ़ोन पकड़वा दिया। कुछ दिन बाद में उनको लगा कि एक चाइल्ड केयर के लिए किसी को रखा जाए, तो एक लेडी को रखा। तो जब उसने देखा कि साहब और मैम साहब ऐसे करते हैं, तो वो अपने गप्पे लगाते रहते, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब साहब वो बच्चे की हालत ये हो गई कि उसके पास मोबाइल नहीं हो तो वो पागल हो जाता, उसको कुछ भी नहीं दिखता। वो खाना खाएगा तो मोबाइल देखेगा, वो सोएगा तो उससे पहले मोबाइल देखेगा, तो वो टोटली जैसे बिल्कुल ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, ऐसे मोबाइल टोटली मोबाइल एडिक्ट हो गया। कंटेंट, क्योंकि सब ब्रेन है ना वो स्टिमुलेट हो गया। और ऐसे बच्चों का ठीक होना लाइफ के अंदर आसान काम नहीं है। इट माइट बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है बॉक्स एफएम में, घायल बचपन। मैं हूं मुकुल, मेरे साथ है डॉक्टर राम अवतार शर्मा। फ़ोन नंबर्स हैं हमारे 7339990969। ये नंबर आपको ऐप में भी मिल जाएगा, जस्ट आप फ़ोन को टच करेंगे, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टूडियो। दूसरा नंबर है 9116565744। आप अगर इस तरह के किसी घटना के शिकार हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप परिवारजन हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैटिंग कर सकते हैं हमारे साथ, समस्या अपनी भेज सकते हैं। अब सवाल उठता है, हिमांशु ने ये प्रश्न पूछा था, मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, कि इसकी मैपिंग कैसे हो कि ये बच्चा इस समय डिस्टर्ब्ड है या इसके साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए, बेसिकली यदि आपका बच्चा बहुत गुस्सा होने लग जाए, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाए, समय पर वो खाना नहीं खाए, आपकी घरेलू सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जी, वो चुप रहने लग जाए, बच्चे स्कूल के टाइम में उसके किसी न किसी तरह का दर्द होने लग जाए, स्कूल जाने से वो बहुत घबराने लग जाए, तो ऐसे के अंदर आपको किसी न किसी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट या चाइल्ड या एडल्ट साइकोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल हो, इंडिया में हम स्पेसिफिक तो हो नहीं सकते क्योंकि इतने इस फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग हैं नहीं ज़्यादा हमारे पास, तो फिर आप उनको राय लेनी चाहिए। और आपको कोई भी साधन नहीं है, आप ऐसी जगह हो तो कोई आपके जो सीनियर जो लोग हैं, आपके मोहल्ले के हैं, दादी नानी, कोई स्कूल के जो सीनियर टीचर हों जो समझदार हों, जिनकी रेपुटेशन सबकी होती है, भी फला आदमी समझदार है, आप उससे बैठ के बात करो जी। आप बच्चे के लिए थोड़ा समय निकालो जी। देखिए, आप किस लिए भाग रहे हो? आप अपने परिवार के लिए भाग रहे हो, तो आपको यदि ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े या और लेनी पड़े तो आप उस स्टेज पे ले, क्यों, वरना इसके आगे जाके आपको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वो आप थोड़ी सी अपने करियर एडवांसमेंट या फाइनेंशियल गेन के लिए बात करोगे तो आगे जाके तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। तो बच्चे का यदि बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, बच्चा जॉयफुल नहीं है, बच्चा प्लेफुल नहीं है, बच्चा मतलब बहुत एग्रेसिव रहता है, तो फिर उसकी काउंसलिंग ज़रूरी है। ये मत मानो ये बहुत छोटा है, क्योंकि उसमें काउंसलिंग में जो एक्शन लेना है ना, वो मुकुल जी ज़्यादातर माँ बाप को लेना पड़ेगा। गड़बड़ बच्चे में नहीं है, गड़बड़ या तो पेरेंट्स में है, या आपके घर में है, या आपका कोई बच्चे की जो ध्यान रख रहा है उसमें है, या जो स्कूल पढ़ने जाता है उसके अंदर है। और दूसरा, हमारे बच्चों में जो हम गड़बड़ कर रहे हैं आजकल, वो है कि हम बच्चे को सोने नहीं देते हैं। छोटा बच्चा करीब 15 से 17 घंटे तक भी सोए तो कोई बुरी बात नहीं है, जैसे 1, 2, 3 साल का बच्चा तो खूब सोना चाहिए। और बड़े बच्चे हैं वो कम से कम 10 से 12 घंटे तो सोने चाहिए। हम 10 से 12 घंटे बच्चों को सोने देते ही नहीं, हम सोचते हैं समय बर्बाद हो गया। या तो उसको पढ़ाते हैं, या स्कूल की टाइमिंग ऐसी है कि अर्ली मॉर्निंग आप उसको उठाते हो, और रात को बच्चा, चूँकि आप लेट सोते हो तो बच्चे भी लेट सोते हैं, तो इसलिए आपकी पेरेंटिंग आपने सीखी नहीं। आपको बच्चा पालना है, आपको बच्चे को जन्म देना है, तो उसके लिए आपको पहले पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको पेरेंटिंग की एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया विषय है। माँ तो बनना बहुत आसान है, बाप भी स्पेयर हो जाता है, अपने आप को स्पेयर मान लेता है। बाप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा गया है कि वो इम्पैक्ट
फादर का ज़्यादा आता है, क्योंकि घर में फादर को बच्चा चीखता, चिल्लाता, माँ को डांटता, बहन को डांटता, अपने फादर से लड़ता, अपने भाइयों से लड़ता, पड़ोसियों से झगड़ा करता देखता है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है ये अनइमेजिनेबल है। ये एक बहुत बड़ा सर्वे किया था हमने, रायपुर की एक भद्र महिला से इंटरव्यू किया था, 20,000 बच्चों से उन्होंने बात की और बोला कि भाई आप अपनी माँ को आदर्श मानते हैं? 19,999 ने कहा नहीं। और माँ की स्थिति जो घर में है उसको देख के वो शादी करना नहीं चाहते। हाँ, नहीं करना चाहते, लड़कियां भी नहीं करना चाहती, लड़के भी नहीं करना चाहते। मैरिज कम होने का एक बड़ा कारण है, लेट एज पे मैरिज हो रही है। वो सब एक कारण है कि बच्चों को वो एंथुजियाज्म नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि पहले तो क्या होता था, बड़ी फैमिली होती थी। लोग कहते हैं पहले क्यों कर लेते थे जी, वो माँ बाप से उनका कॉन्टैक्ट भी नहीं रहता था, दूसरी बड़ी फैमिली होती थी ना, तो आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं या दंगे फसाद हैं वो बहुत कम होते थे, क्योंकि घर में इतने दूसरे लोग होते थे। अब घर में 2 तो लोग हैं, एक आपका छोटा सा मकान है, 2 लोग हैं, वो लोग लड़ते हैं आपस में, तो बच्चे सारी चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ को ग्रास्प करते हैं। तो आप सदा पास्ट की बात मत किया करो, पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था। आप पास्ट में हो नहीं ना, और पास्ट में जो चीज़ आपको फीड कराई गई है वो तो फीड कराई गई है ना, आप तो थे नहीं कि वहाँ है क्या, उसका सत्यापन करने का आपके पास कोई साधन नहीं है। और वो लोग कहते हैं, साइकोलॉजी में हमारे कहते हैं कि भूतकाल तो सदा ही सुनहरा होता है, बात वर्तमान की करो। आज हम हमारे चारों तरफ जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें ये है कि साहब आपको यदि पेरेंट्स बनना है तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, पेरेंट्स बनना है तो बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, कोई बहुत आसान खेल नहीं है। बॉक्स एफएम में मैं हूं मुकुल और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातें चालू रखेंगे। घायल बचपन का इलाज क्या है। बॉक्स एफएम प्रेजेंट्स प्यार एक केमिकल लोचा है, रिटन बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ये प्यार एक केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? हर मौसम ने दौड़ लगाई, तुम बन बैठे प्रेमी भाई, भूल गए इस बात को प्यारे। प्यारी केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यारी केमिकल लोचा है। खेल उम्र का है प्यारे, दिखलाता है दिन में तारे, सपनों में खोते तुम भाई, फिर ना मानो ये सच्चाई, मैंने जो तुमको बतलाई। ये प्यारे केमिकल लोचा है, ये क्यों नहीं तुमने सोचा है? ये प्यारे केमिकल लोचा है। कुछ दिन तक चले कुमारी, फिर टूटी दिखती यारी, घर दोस्त बने तो बात अलग, वरना तकरार की बारी। अब भी जागो तुम प्यारे और सुन लो बात हमारी, ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है, प्यार केमिकल लोचा है, लोचा है। ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है। साइलेंट ट्रॉमा भी कोई चीज़ होती है क्या, ये प्रश्न आया मनीष का। हाँ, साइलेंट ट्रॉमा तो होती है मनीष। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं दोनों एंगल बताऊंगा आपको कि एक तो साइलेंट ट्रॉमा होती क्या है और एक साइलेंट ट्रॉमा को हम पकड़ कैसे सकते हैं जी, कि भी फला व्यक्ति के साइलेंट कोई न कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में से ये साइलेंटली सफ़र कर रहा है। तो पहले तो ये है कि साइलेंट ट्रॉमा होती क्या है जी। तो जैसे घरों में कई बार क्या होता है कि आपको कोई नेगलेक्ट करता है,
आपकी बात को कोई महत्व नहीं देता, आपकी बात को कोई सुनता नहीं है। और या कई बार क्या है, आपको आँखों से इस तरह से या तो एंगर का इशारा किया जाए, और या जैसे खास करके जो गर्ल्स के अंदर होता है या जो महिलाओं में होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उनको वो जिन नज़रों से देखता है जी, तो वो बीइंग ए फीमेल वो फ़ौरन उसको ग्रास्प कर देते हैं। उनको नेचुरल एक इंस्टिंक्ट मिली हुई है कि ये जो जिस नज़रों से देख रहा है ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसको उस तरह से वो उसको टॉर्चर करता है उसको। तो कहने को कोई ट्रॉमा नहीं है जी। और ऐसे ही जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो कई बार टीचर होता है, वो कोई फिजिकली आप पे वायलेंस नहीं करता, वो आपको जैसे नहीं कहते हैं गैस लाइट करना एक तरह से जी। आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो जिस टोन में पूछेगा तो उससे लगेगा कि ये आदमी मेरे को डिग्रेड कर रहा है। यही ऑफिस के अंदर होता है, और यही घरों में कई बार होता है। कई बार जैसे घरों में इसको एक तरह के साइलेंट ट्रॉमा के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। जैसे दो भाई हैं या भाई बहन हैं, तो कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो कंपेयर करने लग जाते हैं। ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमारा ज़रा कमज़ोर पड़ता है, और ये बड़ा नटखट है, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छा है, समझदार है। अब वो कहने को तो वो सिंपल सी बात कह रहे हैं, लेकिन वो उसके साइलेंटली उसका साइकोलॉजी है वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है। देखिए, दो इंसान कभी भी कंपेरेबल नहीं हो सकते जी। और मैं तो इतना कहता हूँ कि हम खुद ही कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। जैसा आज मैं हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कल मैं वैसा हूँ, या 2 घंटे बाद में मैं सेम वैसा का वैसा बिहेव करूँ जैसा इस समय कर रहा हूँ। आदमी सोसाइटी में 5 जगह बैठा है, अलग बात करता है, अलग तरीके से बोलता है। वही आदमी अकेला होता है तो अलग तरीके से बात करेगा। वही आदमी अपने बचपन के दोस्तों में चला जाएगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा। तो हम सब वी आर हाइपर डायनेमिक क्रिएचर्स। तो इसलिए कंपैरिजन तो मैं बड़ा ख़तरनाक एक तरह की ट्रॉमा है, और इसका बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट आता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2 बहनें थी, दोनों ही सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन पेरेंट्स जैसे बात होती है तो एक तो फैमिली में, मान लो कई फैमिली में तो थोड़ा साइकोलॉजी का या साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ट्रेट भी होता है जी। तो उस फैमिली में भी था, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, किसी को पता भी नहीं था जी, तो वो बहनों में आपस में कंपटीशन की फीलिंग आ गई। और घर वाले कैजुअली कहते थे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो देखो इससे ज़्यादा गोरी है, या ये इससे ज़्यादा सुंदर है, इसके देखो मार्क्स इससे ज़्यादा है, ये थोड़ी मेहनत कम करे, वो थोड़ी ज़्यादा करे तो ये भी आ सकती है इतना। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठवाया है कि अगर कोई जैसे ब्लैक है तो वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और कलर को लेके तो ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स है। घर में लोग कैजुअली कह देते हैं अरे ये देखो ये तो सांवली रहेगी, ये देखो कितनी गोरी है देखो। और उसका कुछ लोगों का तो नाम ही काड़ू रख देते हैं, तो उसके जीवन भर ये कॉम्प्लेक्स रहता है। वो अंदर से उसको जब उसका नाम कोई लेता है ना कालू राम, तो उसको कहीं ना कहीं उसके हिट होती है वो चीज़, वो हिट होती है। इसको हम लोग कैजुअल लेते हैं, लेकिन मतलब वो आपने देखा कि उनके लिए एक फील्ड तक तो आगे बढ़ जाते हैं, एक फील्ड के बाद में वो अपना नाम बदलने की कोशिश करते हैं जी। किसी न किसी तरह से या तो नाम बदलने की कोशिश करते हैं, या खाली वो सरनेम लेने की बोलने की कोशिश करते हैं। और आप ये भी देखोगे कि जिनके बहुत एबनॉर्मल नाम होते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर धरती पे बहुत आगे नहीं निकलते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हेजिटेशन रहता है, वो उसके नाम का इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्योंकि ट्रॉमेटिक नाम रख दिया आपने, बहुत बढ़िया बात कही। तो ये साइलेंट ट्रॉमा के ये एग्जाम्पल आते हैं। किसी ज़माने में ना अच्छे नाम पर जो बड़ी कास्ट वाले या बड़े लोग होते थे संपन्न, उनका अधिकार होता था। और जान करके नाम धापुड़ी ऐसे वो जानबूझ के उनको सप्रेस करने के लिए, सोसाइटी को सप्रेस करने के लिए, ये बड़ा साइकोलॉजी का ह्यूज गेम। तो जैसे मैं बहनों वाली बता रहा हूँ, अब वो दोनों बहन इंटेलिजेंट है कि छोटी बहन है, उसको सदा हर चीज़ बड़ी से कंपेयर करना है। अब बड़ी यहाँ जॉब करती है तो मैं उसी कंपनी में जॉब करूँगी, ये इस पोजीशन पे है तो मैं इसी पोजीशन पे आना चाहूँगी। अभी एक ही कंपनी में 1-2 पोजीशन कैसे हो सकती हैं, एक तो ऊपर नीचे रहना ही पड़ेगा किसी एक को। तो और इस चक्कर का हुआ क्या कि जो उनके साइकोलॉजिकल जो या फैमिलियल ट्रेट था जो साइकेट्रिक डिजीज़ का, वो उसके अर्ली एज में मैनिफेस्ट हो गया और वो सारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई।
रेदर रुइन होगी लाइफ एक तरह से। देवरानी जेठानी में भी ये चलता जबरदस्त होता है। तो कंपैरिजन इज डेंजर, लेकिन वो तो मतलब बड़ों के अंदर है, बड़ों की बात। अपना डोमिनेटली चाइल्डहुड में करते हैं। तो ये जो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि साइलेंट ट्रॉमा बहुत होती है और बहुत छोटी छोटी बातों की। हमारा बड़ों का बिहेवियर, क्लास फेलोज में देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं आपस में, एक बच्चे को नेग्लेक्ट करते रहते हैं सारे के सारे, उसको ध्यान नहीं देते हैं, कहेंगे कुछ भी नहीं, न उसकी मार पिटाई करेंगे न कुछ और, लेकिन उसको वैल्यू नहीं देते। चाहे वो मैदान में क्रिकेट का गेम ही खेल रहे हो, चाहे वो कैरम खेल रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं देते। उसने कोई स्कोर भी कर दिया तो कोई रिएक्ट नहीं करे, अब वो धीरे धीरे कई बार उसमें इतना एंगर इकट्ठा हो जाता है कि वो बड़ा होकर के और वो विस्फोटक रूप ले लेता है। ग्रेट। अनीता हैं ये बाड़मेर से, बोल रहे ट्रामा से गुजरे बच्चे क्या जिंदगी भर वैलिडेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी के शिकार हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे यहाँ बिहेवियर थेरेपी, हमारे देश में हम खास करके देखेंगे तो बिहेवियर थेरेपी के बारे में जन जागरण ज़्यादा है नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि बिहेवियर थेरेपी एक बहुत पावरफुल टूल है। तो काउंसलिंग हो, बिहेवियर थेरेपी की ट्रेनिंग हो, और उसके बाद में उसको ये टेलर मेड होती है एक्चुअल में। इट यू हैव टू टेलर इट। ऐसे नहीं कि हर कमीज हर एक कोई पहन लेगा, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे कमीज एक परफेक्ट टेलर से बनानी पड़ती है, तो जो बिहेवियर थेरेपी है ये भी टेलर्ड होती है, हर आदमी के लिए अलग होती है, हर इंसान के लिए अलग होती है। तो अच्छे बिहेवियर थेरेपिस्ट से कांटेक्ट किया जाए। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गुड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। यानी आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम कहते हैं जिनको, वो यदि अच्छा है, जैसे आपको जो कहते हैं ना संतुलित आहार, तो वो किसी कांटेक्ट लेके आप करते हो तो उससे खुद भी आदमी बाहर आ सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ही मानना है कि अच्छा साहित्य कोई पढ़ता है, वाह, खास करके फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, नहीं बड़ा होके, जैसे बड़े होके निकलेंगे ना, जैसे कह रहे हैं जिंदगी भर रहती है क्या ट्रॉमा, उस पर जवाब दे रहा हूँ मैं। तो आपको लिटरेचर इससे बाहर लाता है। एक संवाद, जैसे पहले होता था बुद्धिजीवियों की साहित्यिक गोष्ठी होती थी, ऐसे आपका यदि ग्रुप थेरेपी कहते हैं, आपको लगे कि हम इस तरह के काफ़ी लोग मेरे आसपास जो इस ऐसी ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, और आपको मिल जाएंगे, हर 10 में से 5 आदमी किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वो बस पर्दा डाल रखा है। तो थोड़ा सा यदि कहीं डेवलप हो जाए, सोसाइटी में अवेयरनेस हो, तो ग्रुप थेरेपी का बड़ा रोल होता है। लोग आपस में बैठें, एक दूसरे बातचीत करें। एक अभी नई जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में आप थोड़ा सा हैशटैग लगा के ढूंढोगे बिहेवियर थेरेपी ग्रुप, और उसमें अननोन भी होते हैं, तो आपको हेजिटेशन भी नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत टॉक देते हैं, जैसे टेड टॉक होती है जी, और अपने जैसे ये अपने अपलोड करते हैं यूट्यूब के अंदर, टॉक सुनते हैं, पॉडकास्ट। तो अब ठीक है, चाहे हम हार्ट डिजीज़ पे पॉडकास्ट दे रहे हो, चाहे किडनी डिजीज़ पे, उसमें 2, 4, 5 कहीं न कहीं साइकोलॉजी की बात तो आई जाती है। और आपको कौन सी बात कब हिट कर जाए, तो वो आप आंख बंद करके कंसंट्रेट करके सुने। तो या तो किसी की टॉक सुने, या किसी के साथ टॉक करें, या ऐसा कोई ग्रुप है वो ज्वाइन करें, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। मिलता जुलता प्रश्न है। हाँ, ये प्रकाश खत्री का ये लिख रहे हैं कि हाउ होम इन्वायरमेंट में हीलिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है, यदि आपको पता चल जाए कि भाई बच्चा इस तरह का शिकार है, या एग्रेशन दिखा रहा है, या वॉयलेंस उसके नेचर में आ रही है, तो कम्युनिकेशन से हो सकता है, ट्रस्ट अफेक्शन से हो सकता है, या थेरेपी ही इसका इलाज? नहीं, यदि मैंने कहा ना, आप पेरेंट्स हैं ना, वो अपने आप को एडुकेट कर सकते हैं। यदि घर में कोई बच्चा ऐसे लगे कि बच्चे की ऐसी सिचुएशन है, तो पेरेंट्स भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी आपको बुक्स भी मिलेंगी, ऑनलाइन कैसे पेरेंटिंग की, अपने आप को बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाए, तो इस तरह के आपको काफ़ी कुछ मिलता है मटेरियल। तो उसको पेरेंट्स भी अपने आप को अपग्रेड करके और अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। बहुत बढ़िया। ये रोल ऑफ पेरेंट्स पे कह रहे हैं साहब कि मैं मेरे पड़ोसी को देखता हूँ, सुमन है ये, पड़ोसी को देखती हैं, कह रही है ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, कंपेरिजन्स, इंसल्ट और परफेक्शन का प्रेशर मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब इन सब का जनक है।
देखिए, परफेक्ट तो इस धरती का या पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है ना, वो भी नहीं हुआ है। ब्रह्मांड है वो भी लगातार अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो परफेक्ट नाम का तो आपका परसेप्शन है, और ये किसने कहा है कि जिसको आप परफेक्ट मानते हो वो परफेक्ट है? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं। और पेरेंट्स को यदि परफेक्ट बनना है तो खुद बनो ना, बच्चे पे क्यों डालते हो? आप परफेक्ट बनो। और दूसरा, परफेक्ट एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है, ये अपने आप ही आपका, इसका मतलब बचपन में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इट मीन्स उनके खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार हैं वो। ओह, दैट्स ग्रेट। हाँ, उनको अपनी एनालिसिस करानी चाहिए बच्चे की बजाय, और उससे चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ कोई परफेक्ट कोई चीज़ थोड़ी होती है, परसेप्शन होता है परफेक्ट होने का। ये बिल्कुल परसेप्शन है जी। तो यदि बहुत स्ट्रिक्ट होना, बच्चे को सुधार करेंगे, क्या सुधारोगे? जो चीज़ें इतनी डायनेमिक हैं, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली जा रही हैं। जैसे आज का बच्चा पहले फ़ोटो खींचता था, आज से 50 साल पहले एक फ़ोटोग्राफ़र होता, उसकी बहुत इज्जत होती थी। गांव में सब लोग कितना बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र है। आज हर आदमी फ़ोटोग्राफ़र है। मोबाइल ने बना दिया, मेहनत नहीं करनी, अपने आप ही सब कैमरा वो सब हो गया, खेल कर लेता। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आप कितनी चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जिस चीज़ में आप आज किसी को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो जब बड़ा होगा तो वो चीज़ आउटडेटेड हो जाएगी। आज मैथमेटिक्स में शार्प होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह तो अपने कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स अलाउ कर दिए उन्होंने। बोले क्यों वेस्ट करते हो गिनती याद रखने में? बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह हैं शायद कई जगह, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन बहुत जगह अलाउ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और कर देंगे। बोले इसमें क्यों एनर्जी वेस्ट की जाए? तो इसलिए परफेक्ट और बहुत ही स्ट्रिक्ट होना कोई लॉजिकल नहीं है, हमें लिबरल होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं बॉक्स एफएम में। हम डायनेमिक हैं, लाइफ डायनेमिक है, तो हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी लाइफ स्टाइल है। वो कहते हैं ना, जब रोम में रहते हो तो रोमन्स की तरह रहो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या सिंपल सा है, बेसिक विजडम है। तो डायनेमिक बनो। बहुत बढ़िया। नंद किशोर आचार्य हैं, ये जेतारण से इन्होंने लास्ट सवाल पूछा था। वो ये था कि एक माँ बाप में बड़ा मिथ है, अरे बच्चा है बड़ा होएगा तो ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा गुमसुम रहता है, बड़ा होने दीजिए ठीक हो जाएगा। व्हाट डू यू से अबाउट? ये डेंजरस फिनोमिना है हमारे समाज में मुकुल जी। दो चीज़ें होती हैं कि एक तो बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, और एक युवक है उसके लिए इसकी शादी कर दो ये रास्ते पे आ जाएगा। तो आपने एक ट्रबल की जगह दो ट्रबल खड़ी कर दी। एक तो ये होता है, दूसरे का लाइफ स्पॉइल कर दिया। ये बिल्कुल कोई फिनोमेना नहीं है ये। और यदि बचपन में गड़बड़ है तो उसको उसी समय सुधारो। दो कारण हैं, एक तो बचपन दोबारा नहीं आता, कुछ भी लाइफ में दोबारा नहीं आता। तो यदि आपका बच्चा अपने बचपन को सही तरीके से नहीं जी पा रहा है तो वो जवानी कैसे सही जिएगा? वो फिर ओल्ड एज को कैसे प्लान करेगा? वो कहीं पर भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और वो करेगा ना तो उस जीने के प्रयास में उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और लाइफ में जो उसकी संभावनाएं हैं तो वो कोई 10-20% ही अटेन कर पाएगा। यदि आपका बिल्कुल अच्छा खिलता हुआ बचपन है, आपका कंटिन्यूसली ग्रो होता बचपन है, तो आपकी संभावनाएं कोई सैकड़ों गुना बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चा गुमसुम रहे तो समय पे छोड़ दो कि बड़ा होने पे ठीक हो जाएगा। नहीं, उसी समय उसकी प्रॉब्लम को आप समझो, ठीक करो, क्योंकि क्या पता उसके दिमाग में क्या विस्फोटक प्लान चल रही है, हमें क्या पता चलता है। वो क्या कर डाले, आपके साथ कर डाले, खुद के साथ। क्योंकि अब देखिए पिछले कुछ सालों में बच्चों में आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। हम हर बार सुनते रहते हैं, बच्चा आपस में चाकू मार दिया, या पापा की पिस्टल लेके दोस्त को मार दिया, और घरों से भागना। भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं इस समय जो घरों से भागे हुए हैं। उसको तो हम नोटिस में नहीं डालते, क्योंकि वो सामने कोई डेड बॉडी नहीं देखी तो हमारे पे इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ये उससे भी खतरनाक चीज़ है। लाखों बच्चे, सैकड़ों बच्चे रोजाना घर से भाग रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है जिसको हम ओवरलुक कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। बॉक्स एफएम में परिचर्चा का विषय है इस समय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के साथ घायल बचपन। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद गंभीर सवालों के साथ बातचीत जारी रखेंगे।
भाई सिगरेट में क्यों पैसा जल रहा है, खुद की ही जिंदगी को धुएं में उड़ा रहा है। अगर तू सोचता है सिगरेट से स्टाइल आता है, भाई सच बोलूं बस खांसी का फ्लो बढ़ता जाता है। ना एनर्जी बचेगी ना स्वैग दिखाने का दम, पफ मारते मारते बन जाएगा ओलंग। तेरे दोस्त तो बोलेंगे तू किलर लगता है, पर लिवर तुझसे बोलेगा तू तो सच में किला है रे। सिगरेट पकड़े हाथ में सोचता है बॉस है, लेकिन अंदर से लंग्स बोलते भाई काफी लॉस है। छोटी छोटी पफ में क्यों बड़ी बड़ी मुसीबत, छोड़ो सिगरेट पकड़ो ब्यूटीफुल लाइफ का टिकट। जिंदगी का मजा ले धुएं से तो ताजी हवा ले, स्मोक फ्री देगा फुल एनर्जी ब्रो, तेरे ड्रीम्स भी बोले लेट्स गो। जिंदगी छोटी नहीं छोटी सोच है, सिगरेट छोड़ो सक्सेस का बहुत स्कोप है। सिगरेट छोड़ो सक्सेस का बहुत स्कोप है। बॉक्स एफएम द्वारा जनहित में प्रसारित ग्रेट, सिगरेट छोड़ो सक्सेस का बहुत स्कोप है। भाई बहुत लोग हैं जो धुएं में ज़िंदगी को उड़ा रहे हैं, गमों को उड़ाने के चक्कर में। एनीवे, बातें चल रही हैं बहुत प्यारी घायल बचपन पर, और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बचपन में अगर किसी बच्ची के साथ, बच्चा या बच्ची दोनों ही हैं, बच्चों के साथ भी अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो वो शेयर भी नहीं करता, दोस्तों से भी नहीं कह सकता है, एंड उसके भीतर एक ऐसा विकार हो जाता है जो किशोर उम्र के बाद या जब वो जवान होता है तो फूट पड़ता है। मतलब घिघियाँ बन जाती हैं, हिस्टेरिक हो जाता है, या आक्रोश में हाथ पैर चलाने पड़ लगता है, और उसकी शादी हो जाए तो उस पति को क्या करना चाहिए, कैसे सेटल होना चाहिए, इन चीज़ों का थोड़ा सा इलॉबरेटिव अब्यूज़ पे बात करें, स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जो हमने साहित्य पढ़ा है, लोगों के जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके जो विचारों से जैसे जानकारी हुई है, तो ये एक तरह से हमारे यहाँ छुपा हुआ डायनामाइट है हमारी सोसाइटी के अंदर। ओह माय गॉड। मतलब हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे, उसमें चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो यौन शोषण के किसी न किसी रूप में शिकार हुए हैं। और इसको आंख बंद करके कि भी हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, हमारा तो समाज बड़ा सुसंस्कृत समाज है, ये सब भ्रम की बातें हैं। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। समाज में ये विकृतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, घरों के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बाहर की बजाय। इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है? हाँ, ये नवीन जैन है, बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, बैड टच गुड टच पे लाखों स्कूलों में जाके वो घर के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मेरे पास भी कई केस आते हैं जो बड़ी एज के अंदर बहुत एग्रेसिव होते हैं, और जब बातचीत आती है तो वही बचपन में घूम फिर के, कोई पिताजी का दोस्त है, कोई कज़न ब्रदर है, टीचर है, कोई स्कूल के टीचर का मामला बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कॉमन है, मतलब अनकॉमन नहीं है इतना। और जो कई लोग, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जैसे कोई धार्मिक आंदोलनों से या सामाजिक संस्थाओं से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके परिवार में जो लोगों का आना जाना रहता है बाहर के लोगों का, तो वो बाहर के लोग काफ़ी इसका मिसयूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल अवेयर होना चाहिए और बच्चों को अच्छी तरह से बताना चाहिए। जो ही बच्चा 4-5 साल का मोटी मोटी चीज़ समझ जाए तो बेटे को तो पिता बताए, बेटी को माँ समझाए कि ऐसी ऐसी कोई इस तरह की एक्टिविटी हो तो आप फ़ौरन हमें बताओ। इसको बताना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो तुम मुझसे शेयर करोगे। तो यानी हमें माता पिता भी होना चाहिए और हमें मित्र भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो फिर आपके परिवार में इस तरह के हादसे नहीं होंगे। और हमें जागरूक रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे मत करो, अपने आप पर भी मत करो। वाह, क्या बात है। सदा वॉचफुल रहो, खुद के ऊपर भी वॉचफुल रहो। देखिए, हम सब इंसान हैं, हमारे कुछ नेचुरल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमें उसको पहले तो स्वीकार करेंगे। यदि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सुधारो।
आप अपने दोस्तों के घर जाते हो, परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, आप बच्चों से प्यार करो, एक डिस्टेंस से प्यार करो, उनको आप कोई अच्छी शिक्षा दो, उनके लिए कोई छोटी मोटी गिफ्ट भी दो। तो मैं तो कहता हूँ सदा पेरेंट्स के थ्रू दो, डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ हैंड ओवर मत करो। तो ये हम यदि एग्जाम्पल सेट करें इस तरह का, और इन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करें, ये नहीं कि बच्चे को फुसला कर आपने टॉफ़ी उसको दे दी, चॉकलेट दे दी, नो। जो कुछ भी आप बच्चे को गिफ्ट देनी है उनके पेरेंट्स के थ्रू दो। बहुत बढ़िया बात कही। तो उससे क्या बच्चा आपसे रेस्पेक्ट भी करेगा आपकी, और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी, क्यों गलती किसी से भी हो सकती है। मेरा तो ये मानना है, मैं तो ऐसा मानता नहीं कि कोई इंसान धरती पे ऐसा है जिससे कहीं न कहीं कोई न कोई गलती होने की संभावना नहीं हो। नहीं करते हैं। जो बौद्धिक रूप से विकास करेगा आदमी वो गलती नहीं करेगा, लेकिन संभावना कहीं भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। दैट्स ग्रेट। सो अब इस विषय को एक मोड़ देते हैं, अंतिम मोड़ जिसको कहते हैं। सो पेरेंटिंग बहुत बड़ा एक विषय आया जो डार्क हॉर्स है, और भारत में भी मतलब जिस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाली पौध जो है, मतलब आपको आधी आबादी ऐसी मिलेगी जो बच्चे को, छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाँ, और हाँ उसी में जी भाई बच्चे की भूख को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं ये मेरे को काम पे जाना है, ये बच्चा खाना खा ले। बच्चे को भूख नहीं लग रही है, आप उसको क्यों फोर्स करते हो? फिर आप उसको मोबाइल दिखाते हो या कोई और लालच देते हो जी, और उसको, इसका मतलब वो एक रिश्वत हो गई। इसलिए आज हमारे समाज में रिश्वतखोरी कितनी हो गई। देखिए जो बच्चे बचपन से कि अरे आप देखिए बच्चे डॉक्टर बनते हैं, टॉप क्लास बच्चे बनेंगे, इंजीनियर्स बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में जाते हैं। वो बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं। उनकी जब सिलेक्शन होता है हम फ़ोटो भी छापते हैं, बधाई भी देते हैं, गांव के लोग सीना भी चौड़ा करते हैं, जिले के लोग, जाति के लोग। बाद में पता चलता है वो तो एक नंबर का रिश्वतखोर हो गया है। हम रोज़ाना पकड़े देखे जाते हैं। अच्छी तो बच्चे हैं, वो उस लेवल पे पहुंचे हैं, वो कभी तो बहुत अपने बैच के टॉपर थे ना। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। तो शुरुआत में अगर आप रिश्वत ले रहे हो, हाँ, बचपन में तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कविता सुनाओ बेटा, टॉफी देंगे आप। हाँ टॉफी, बस टॉफी देंगे तुम्हें, ये चॉकलेट मिलेगी, अंकल आए कविता सुनाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हें मोबाइल मिलेगा। तो रिश्वतखोरी का वो आपने लगा कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए रिवार्ड होता है, तो मुझे इसका ये काम करना है तो आई वांट ए रिवार्ड। तो वो रिवार्ड बाद में, शुरू में वो कोई गुड्स के रूप में होता है, बाद में वो पैसे के रूप में होने लग जाता है। इसलिए इस तरह का जो बिहेवियर है ना, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात चल रही है। तो अब आ जाए हम घायल बचपन को टैकल करने में 3 तरह के लोगों का रोल है। एक तो वो खुद ही बच्चा, अगर उसे पता है कि उसके साथ बुरा हुआ है, बच्चे को शिक्षित करना पड़ेगा कि उसके कोई ट्रॉमा है तो घर में वो शेयर करे। यानी बच्चे से आप पूछते रहिए, बच्चे के कांटेक्ट में रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग घर में रहकर भी घर के बच्चों से हमारा पर्सनल इमोशनल कांटेक्ट बहुत कम है। हमारा ये है कि इसको खिलौने ला दिए, इसको कपड़े ला दिए, इसको अच्छी ट्यूशन करवा दी, हमने तो बच्चे के खाने पे ध्यान दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि बच्चे में किस विटामिन, किस मिनरल, किस प्रोटीन की कमी है। हमें ये ध्यान ही नहीं है कि बच्चे को कब सोना चाहिए। हमें ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि लर्निंग कब कैसे बेटर होगी, बच्चा किस किस समय कितनी मिनट तक पढ़े कि उसकी लर्निंग बेटर हो, उसकी मेमोरी फीड कैसे हो। तो हमें साइंटिफिक जीवन जीने के बारे में हम लोग कोई राय नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं बस रात भर बच्चा यदि रात को काली करके पढ़ता है, और साहब ऐसा बच्चा है रात काली कर दी उसने, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। रात का पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहेगा ज़िंदगी के अंदर। रात को 10 बजे के बाद में आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, वो याद रहेगी नहीं, उसमें से 2% 5% याद रहेगी। तो हमें साइंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो बच्चा खुद, बच्चे की अपब्रिंगिंग, उसका देखभाल कैसे हो। पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों की वेलफेयर तो पेरेंट्स का ही काम है। और पेरेंट्स में मैं माता पिता ही नहीं कह रहा हूँ, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामा मामी, चाचा चाची, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, कजन्स हैं वो सारे के सारे। तो एक फैमिली के अंदर जो कोहेजिवनेस होनी चाहिए, बहुत ये समय आ गया कि हमें वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब सोशल बॉन्डिंग बहुत कम हो गई है। आपके पड़ोस में कोई कहीं से आके बस गया, आपके 5 मकान दूसरे में कोई और आके बसा, तो आपका सोशल बॉन्डिंग कम हो गया। ठीक है, पहले तो एक ही मोहल्ले में एक कल्चर के लोग रहते थे, अब अलग अलग लोग रहते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कब मकान बेच के चला जाता है।
तो अब ऐसे के अंदर आपको एक फैमिली का जो सिस्टम है ना उसको वापस रिवाइव करना पड़ेगा और एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा तो आपके पास कुछ स्पेयर टाइम रहेगा सो दैट आप अपने बच्चे के बारे में सोच पाओगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, एम्बिशंस। बहुत बढ़िया बात। देखिए अपने सपने बच्चों से पूरे मजा आ गया। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के बबूल बच्चों पे रोक देते हो। और आपका बच्चा 5 साल का है, वो जब 25 साल का होगा तो ये दुनिया इतनी बदल चुकी होगी कि वो जो आप जिस पढ़ाई के लिए उसके सिर पे रोजाना डंडा लिए खड़े हो वो यूजलेस हो जाएगी, वो टोटली यूजलेस हो जाएगी। ये सुशांत सिंह राजपूत ने डॉक्टर साहब बात कही थी कि आने वाले 5-10 साल में कोर्सेज ऐसे बदल जाएंगे कि जिस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आप आज भाग रहे हो वो कोर्स कोई काम के ही नहीं हो। नहीं अब हो गया ना, एआई ने कर दिया ना, इंजीनियरिंग तो यूजलेस हो गई, हर आदमी एआई पढ़ रहा है और एआई पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं। मेरे एक दोस्त के बच्चा है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की, कहीं जॉब ही नहीं मिल रहा था, जो जॉब मिल रहा था वो मनमाफिक नहीं था, फिर सॉफ्टवेयर सीखा और आज वो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में हेड है। हाँ तो वो चीजें बदलती हैं। इसलिए आप बच्चे को खाली लिटरेट कर दो जी, फिर उसको अपना रास्ता खुद को ढूंढने दो। हर आदमी को अपना रास्ता अलग होता है, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी अलग है। आपके घर में बच्चा है तो उसको उसका बचपन जीने दो आप। क्या बात है। और वो जिया हुआ बचपन ही जवानी की नींव होता है, उसी पे जवानी की इमारत खड़ी होती है। आपने बचपन जीने ही नहीं दिया तो मकान की जो नींव है वो तो बहुत कमज़ोर रहेगी, तो भुरभुरा के गिर जाएगा वो। बहुत बढ़िया बात कही, जिया हुआ बचपन ही भविष्य की नींव है। वो जवानी की नींव जो है ना बचपन ही है, तो बचपन का आनंद लेने दो। बचपन झुलसे नहीं। हाँ झुलसे नहीं, उन्हें घायल हो और बचपन रहे। बचपन चाइल्डहुड तो हर देखिए चाइल्डहुड की तरह रहे, जवानी की तरह रहे, और जो आप सीनियर सिटीजन बुढ़ापा हो तो आप बुढ़ापे का आनंद ले, उसकी तरह से जियो। कंक्लूजन में इस समय बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चों के माँ बाप भी सुन रहे हैं, दादा दादी भी सुन रहे हैं बॉक्स एफएम के माध्यम से। आप नट शेल में इसको कंक्लूड टॉपिक को कैसे करना चाहेंगे? मैं एक लाइन में जी, आप अपने बच्चों के संपर्क में रहें। हम घर में रह के दूरियां बहुत हो गई, तो आप अपने घर में अपने बच्चों से और अपने परिवार के सदस्यों के बीच में जो दूरी की दीवार खड़ी है, लंबी खाई है, मैं दीवार क्या कहूँ, इतनी गहरी खाई है कि उसको आप पार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप प्रयास करो, ये दूरियां हैं तो उनको मिटाने का प्रयास करो। कवि दुष्यंत ने एक बात कही थी जी, आज थोड़ा झांक कर मैंने पुकारा तो लगा, आज थोड़ा झांक कर मैंने पुकारा तो लगा, इस कुएं में गूंज कर आवाज भन्नाती तो है। क्या बात है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। क्या बात है डॉक्टर साहब, गजब गजब दुष्यंत कुमार जी। रिश्तों को मजबूत करो। और देखिए आप यदि परिवार को सहेज पाओगे ना तभी आप देश को सहेज पाओगे, वरना ये देशभक्ति के नाम पे जो छाती ठोकते हो ना, वो मेरी नज़र में 2 टके की है। जो परिवार सहेज नहीं पाए, देश को सहेजने चलें। बहुत खूब डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब, जितना हम आपका आभार व्यक्त करें उतना कम है। बहुत अच्छे विषय उठाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स उठाते हैं, जो विषय सोसाइटी में कोई ध्यान नहीं देता उनको साइंटिफिकली मेडिकली भी एग्जामिन करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। दुष्यंत जी के ही एक शेर से मैं अंत करना चाहूँगा, सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। हाँ। तो ओके जी, थैंक यू।